आज मैं समरी देख रहा था, मतलब कि यूट्यूब में जैसे फीड आई थी कि जैसे पुष्कर राज ठाकुर है, तो उनकी फीड आई थी, वो समराइज़ कर रहे थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी को। मेरे पर बुक रखी है पर मैंने आज तक पढ़ी नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ने में आलस आता है। रियलिटी में मेरा फोकस इतना वो नहीं है। मैं अब तक जितनी भी जैसे मेरी सोच थी, थिंक थी कि भाई मनी को कैसे ऑर्गेनाइज करना, मनी को कैसे वो करना, क्योंकि मैं भी एक फिलोसोफर हूँ। तो मैंने खुद लिख रखी थी कि भाई मनी है क्या, मनी को कैसे क्या करा जाए, मैनेज करा जाए। तो मेरा मनी में हमेशा से ये वो नहीं था। मैंने उस वीडियो में भी जैसे एक्सप्लेन करा कि भाई अगर कोई अमीर बन रहा है तो मुझसे इतना, तो मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं वो यही मैं कहना चाह रहा था कि आप जितने वेल्थ होते चले जाते हो, आप उतने अपने खर्चे बढ़ाते चले जाते हो। रियलिटी में क्यों, जाहिर सी बात है, आप जब पैसा कमा रहे हो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ मनी में, तो लोग लालच करते हैं। लालच क्या होता है, लालच उनका ये करवाता है कि सारा रिस्क टेकन करवा देता है। उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी, जैसे 100 मिलियंस की वो है, डॉलर्स की वो कंपनी है, तो वो 100 मिलियन डॉलर्स पर रिस्क ले लेगा। ये बेवकूफ़ी होती है, ये सिली वो है कि हाँ प्रॉफिट मिलेगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बट एवर ना एवर आप ये सोच सकते हो कि यदि लॉस कर गए, क्योंकि लाइफ एक अनप्रेडिक्टेबल है। क्यों मैं अनप्रेडिक्टेबल कहता हूँ, मेरे लिए अनप्रेडिक्टेबल, हर चीज़ अनप्रेडिक्टेबल भी वो प्रेडिक्टेबल है। आपका ब्रेन, आपका माइंड, या वो भी अनप्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल क्यों नहीं है? जब मैं बात कर रहा हूँ प्रेडिक्टेबल की, तो प्रेडिक्टेबल का मतलब है कैलकुलेशन हमने कर ली, पर लाइफ में अनगिनत बार कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है। डैट मीन जब आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, वो लग रही है जब तक पुटअप हो रही है, ठीक है। आपको कोई डिसीज़ पकड़ी, ठीक है, ठीक हो रही है, क्योंकि बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, ठीक है, ठीक कर रहा है, ठीक है। जब वो ठीक करना बंद कर दे, जैसे कोई वायरस पकड़ लिया आपको, तो बॉडी को चाहिए होता है इम्यून एंटीबायोटिक, ठीक है, वो एंटीवायरस चाहिए होता है, ताकि वो उस वायरस के रिलेटेड इम्यून हमारे अंदर बिल्ड कर सके। ये हमारा माइंड खुद बिल्ड करता है। ऐसी जब स्ट्रेटेजी लग रही होती है, जैसे फॉल्स होती है तो हम स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, न्यू मेक करते हैं, न्यू सर्कमस्टेंस के संग न्यू प्रॉब्लम को टेकलिंग करके न्यू स्ट्रेटेजीज बिल्ड करते हैं। ये पूरा सर्कमस्टेंस ऑटोमेटिकली अपने आप में अनप्रेडिक्टेबल है। आप यूँ कहो मैं अपनी कैलकुलेशन चल रहा हूँ, आज तक मेरी कैलकुलेशन फॉल्स नहीं दिया, ठीक है। अब मान के चलो आपने बोली पे बोली हाई रिस्क टेकन पे खेल रहे हो, आप सब कुछ लगा के खेल रहे हो, बैंक से लोन ले के खेल रहे हो, ठीक है। अब मेरे को समझ में आया, पहले मैं ये सोचता था यार कि क्या बोलते हैं, अमीर आदमी तो कभी बन ही नहीं सकते भाई बैंक से लोन लिए बिना। मैं सोचता था यार कभी बैंक से लोन नहीं लूँगा। मैं बैंक से लोन तभी ले लूँगा जब मेरी जेब में उसको कंप्लीट करने के लिए पैसा है। मान लो मेरी एफडी है 20,000 रुपये की, जो मैंने 3 साल पहले बनाई, तो 20,000 रुपये की एफडी पे मैं अगर लोन लेना चाहूँ, या मैं लोन लूँगा 20,000 की एफडी पे मैं लोन लूँगा 30-40,000 का। क्यों? वो जो ऊपर के 10-20,000 है वो मैं बैकअप कर सकता हूँ, इतना मुझे रिकवर आ जाएगा, रिटर्न मुझे 100-200% श्योरिटी है, ठीक है। मैं 30 का लोन लूँगा, 30 से ऊपर नहीं लोन लूँगा। अब पहली बात मेरी सोच है 20 तक का ही लोन लूँ, अपनी 20 की एफडी में 20 तक का लोन लूँ। क्यों उससे ऊपर लोन नहीं लेना? क्यों? मुझे पता है आप जितने जल्दी हाई टेक रिस्क लेते हो, आप उतनी जल्दी बैंक करप्ट रहने के चांसेस रहते हो। तो मैं ये सोचता था, तो मैं पढ़ता तो कभी मतलब हूँ नहीं यूट्यूब वगैरह से, इन सब चीज़ों से मैं ज़्यादातर अपने आप से दिमाग से मेरा लॉजिक इतना तेज़ है कि कैलकुलेशन सही करता करेक्ट। तो मैं कभी कभी खुद ही अपनी थिंकिंग कर लगाता था, तो कभी कभार मैं अपनी टेकन वो इस तरीके से ले लिया करता था कि मैं खुद सोचता था यार, क्योंकि मेरी एक थ्योरम है कि आप 3 चीज़ें आपको चाहिए, आइडिया, इन्वेस्टमेंट और तीसरी मैनेजमेंट। आपको आपका आइडिया है और आपको अपने आइडिया पे इन्वेस्टमेंट मिल गई। आइडिया मतलब क्या? जो प्रकट हो सके, जो दिख सके। आइडिया है कि मैं स्कूटी खरीद के ब्लिंकिट पे चलवा सकता हूँ लोगों द्वारा, और उस पर कुछ पैसा इंटरेस्ट कमा सकता हूँ। देन मैंने इन्वेस्टमेंट ली। इन्वेस्टमेंट क्या थी? 60,000 रुपये की स्कूटी खरीदी, और उसको मैनेज करवाने के लिए मेरे पास बंदे हैं जो उसे चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे, या मेरी मनी विल बी रिटर्न एंड मेरी मनी विल बी कंपाउंड, मनी कंपाउंड होगी। इससे सिंपल वे। यहाँ पर अब ये बात है कि इंटरेस्ट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पता है किसके? रेट के। वो डायरेक्टली रेट ऑफ प्रोपोर्शनल है
आपका क्या बोलते हैं, रेट ऑफ प्रोपोर्शनल आपका इन्वेस्टमेंट के, जितनी लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उतनी वो। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि जब भी आप, मैंने एक पहले थ्योरम भी बनाई थी कि अगर आपको रिस्क भी लेना है ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35% लो, 65% आपकी एसेट्स ऐसी होनी चाहिए जिसको आप कभी रिस्क में शामिल ही ना करो, 65%। और 65% में से भी 5% जो है उसको आप यूजेस में ला सकते हो। यूजेज का मतलब है आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस इज़ द सेल्फ इन्वेस्टमेंट। मतलब टोटली 40% जो है आपका जो मनी है वो ऑपरेट होगा, और बाकी 60% हमेशा आपका स्टोर्ड रहेगा, लाइक ETFs के फॉर्म में, लाइक बॉन्ड्स के फॉर्म में, लाइक क्या बोलते हैं ऐसे डिपॉजिट के फॉर्म में, जो आपके मरने के बाद भी अगर खुला तो रिटर्न दे या ना दे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 60% मनी ऐसा गड़ा है जो नष्ट है। दिस इज़ अ क्लोज इकोनॉमी। मेरा मानना हमेशा से ये है, आप अपनी जीवन में जितने भी कमा लो 60% मनी हमेशा ऐसे रखो जिसके में सबसे बड़ा जुआ यही खेलो कि आप उसको सेविंग करके भूल जाओ और कहो कि मरने के बाद अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। क्यों? मरने के बाद आपका ये फ़ायदा है, उस मनी में आपको नाम कमाना था, आपको ऐशो आराम कमाने थे, आपको लग्जरियस जीना था। तो सबसे बड़ी लग्जरियस पता है क्या है? नाम मान। नाम मान क्या है? जब आपकी वो बॉन्ड्स खुलेगा, यदि नहीं खुला तो कोई नहीं देख रहा आपको, कोई आपको नहीं जान रहा, ज़िंदगी भर भी नहीं जाना था। मरने के बाद अगर आपको वो बॉन्ड्स खुले, वो बॉन्ड्स खुलते ही जब लिखा जाएगा कि ये व्यक्ति सिंगल खाली एक छोटा सा काम कर रहा था, केवल छोटा सा काम। मानता हूँ मैंने थोड़ा सा भी, मैंने वो वीडियो देखी थी तो उसमें भी इंस्पायरिंग यही चीज़ थी कि भाई जो क्या बोलते हैं, रीड था नाम क्या है उसका, उनका रोनाल्ड रीड था, कौन थे, रोनाल्ड रीड, जो कि जेनाइटर थे, सफाई करने वाले, और एक कार प्रिपेयरिंग वो। तो उनके में से भी मेरे को थोड़ा सा वो आया, बट रियल फैक्ट ये नहीं है। रियल फैक्ट मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ उस समय की, पहले की, कि इससे आपको फ़ायदा क्या है। मान लो जब आपको बिकेगा तो आप एक गरीब इंसान हो, पर निकलते आपको क्या होगा कि यार ये तो छुपन हिडन वो निकल गया, हिडन ट्रेडर निकल गया। लॉन्ग टर्म लिए आपको इन्वेस्टमेंट मिलती है अमेजिंग, बिकॉज स्टीव जॉब्स भी जब काम करते हैं, मैंने वीडियो देखी अभी इन्हीं चीज़ों की, स्टीव जॉब भी जब काम करते हैं, हमेशा देख लो मूवी आपको कुछ नहीं सिखाती, मूवी के सिर्फ एक वर्ड आपको सिखा देता है जो आपकी लाइफ से इम्पोर्टेंट होता है, जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट प्ले रोल कर रहा होता है। स्टीव जॉब की मूवी देखी तो मैंने स्टीव जॉब में सीखने का बहुत कुछ है, बट अभी इसी सर्कमस्टेंस में मेरे लिए सीखने वाली क्या चीज़ थी, मुझे मोटिवेशन चाहिए था। मोटिवेशन क्या? जो मैं थिंक रखता हूँ कि जैसे लॉन्ग टर्म वो करा। इसलिए तो कहते हैं कि अगर आपकी फेवरेबल मूवीज़ जो आपको सिखाती है, आप उसको ज़िंदगी के हर सर्कमस्टेंस में देखो, हर सर्कमस्टेंस में नई चीज़ें क्यों आप सीखते हो, उसी एक वीडियो से। क्यों एक वीडियो? तो एक वीडियो थी क्योंकि आपका एपिसोडिक व्यू उसी टर्म में उस कंडीशन को देख कर होगा जिस कंडीशन को आप फेस कर रहे हो रियलिटी में। आपको आग का एहसास जब तक नहीं होगा जब तक आप आग में जलोगे नहीं। वो जलने वाले हिसाब के टाइम पे जब आप कोई दूसरा व्यक्ति जल रहा होगा तो तुम्हें पता चलेगा कितना कष्ट ले रहा है। क्यों? आप उस चीज़ को फील कर रहे हो। इसे कहते हैं कुछ इनलॉजिकली, ठीक है, सिस्टम। ये भी एक तरीके की स्टेटमेंट है, वैसे ये इनलॉजिकल में ही आती, ये अलग स्टेटमेंट में आती है। ये यूँ मान के चलो कॉन्क्यूटिव स्टेटमेंट में आ गई, जो मैंने कहा था ना एक मॉड्यूल से दूसरा मॉड्यूल में, पर ये दोनों मॉड्यूल डिफरेंट है, बट इससे चेंज हो जाता है वो। तो वहाँ पे वो चेंज होने बाद जो सिमिलर चीज़ मिलती है, मतलब एक ही इफेक्ट दो मॉड्यूल्स में जाके कंक्लूड हो रहा है। जब मैं बात कर रहा हूँ इसी चीज़ की, मनी मैनेजमेंट की, तो मनी मैनेजमेंट में यही फ़ायदा है कि आप जब कंपाउंडिंग करते हो इन चीज़ों की तो इस तरीके से खुलता है कि फिर लोग कहते हैं वाह हिडन सीक्रेट। तब आपकी जो लग्जरियस होती है कि जन्मों जन्मों तक की होती है, जो आप एक इंस्पायर बन जाते हो। या मनी ओरिएंटेड उसी की होती है। देखो तीन चीज़ होती है मनी के संग, मनी ऑपरेशन, मनी ओरिएंटेशन और मनी मैनेजमेंट। मनी को कैसे ओरिएंटेट करा जाए, मनी को कैसे दिखाया जाए। दिखाने का मतलब क्या है? क्या दिखाने का मतलब लग्जरीज है? नहीं। अगर आप लग्जरीज के पीछे पड़ोगे, मनी ओरिएंटेशन के अंदर ही रूप आता है एक। यदि आप लग्जरीज के पीछे पड़ोगे तो आप बैंकरप्ट होने के लिए सबसे पहले तैयार है।
आप कितने रुपए भी कमा लो, आप अपना घर वर सब बेच दोगे। जितना लेकर आए तो उससे ज़्यादा लॉस कर लोगे, बिकॉज जब आप ओरिएंटेट कर रहे हो। रियलिटी में मनी ओरिएंटेशन का मतलब ये है, आपने एफडी बनाई, उस एफडी पे उसी अमाउंट का लोन ले लिया और उसको ऐसे ओरिएंटेट करा जैसे वो आपका एक बॉन्ड डिपॉजिट है। फिर मैंने उसी में कही कि आप अपनी मनी का हमेशा 60% रिलोटेड रखो, ऐसे रखो जो काम ना आए कभी भी, और मात्र 40% ही जीवन में काम करो। जब मैंने क्या बोलते हैं ये सब चीज़ें मनी रिलेटेड वो करी, तो मनी के संग ये सारी चीज़ें चल जाती हैं। मैंने क्या सोची थी पहले, तू जानबूझ कर बजाएगी ताकि मैं तुझे बार बार मना करूँ और फिर तू रो के दिखाए चार मुँह के। तो मैं बात कर रहा था मनी पे। ये सारी चीज़ें मैंने उस बुक में सीखी, तो इससे मुझे एक मोटिवेशन मिला। मैं तो पहले सोचता था कि यार मनी को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ना, आपको जितनी लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा आपको मनी टेकिंग करेगी। पर फिर भी मैं हमेशा अपनी सोच सकता था कभी भी मनी में मैं पूरा दाव नहीं खेलूँगा। बेशक गरीब मरना पड़ता है पर मनी में पूरा दाव नहीं खेलूँगा, मैं अपनी सेविंग्स बचा के रखूँगा। और एक और चीज़, मैं हमेशा से संतुलन जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ। संतुलन का मतलब है मेरे पास मनी कितनी भी पड़ी हो लार्ज अमाउंट में, मैं हमेशा उसे एक डिपॉजिट की तरह समझता हूँ जिसे मैं ओरिएंटेट कर सकता हूँ। मैंने बताया ओरिएंटेशन का मतलब है मैंने कोई एफडी ली, उस एफडी पर लोन ले सकता हूँ मैं, उससे रिलेटेड वो ओरिएंटेशन हो गया। जिस चीज़ को मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको पहले मुझे फेशियल करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा लोगों को कि देखो मेरे पास कुछ है और मैं आपसे कुछ ले सकता हूँ, मैं इसके लिए कुछ वांट करता हूँ, मैं अपना प्रोडक्ट क्या कर रहा हूँ, ओरिएंटेट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ताकि उसकी कुछ वैल्यू मैं क्लियर कर सकूँ। ये है ओरिएंटेशन। मनी भी एक वस्तु ही है। एक पत्थर को भी मैं ओरिएंटेट कर सकता हूँ बिटकॉइन की फॉर्म में। क्या ये ओरिएंटेशन मतलब पहचान, मैं उसको ओरिएंटेट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ कि ये चीज़ है, दिस इज़ अ वैल्यूएबल थिंग। वरना कहने का तो मनी का कॉइन भी एक पत्थर के समान ही है, दिस इज़ अ स्टोन ओनली। जब आप उसे ओरिएंटेट करते हो, आप उसे जानते हो कि हाँ या इसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट करा गया है, देन दिस इज कॉल्ड मनी, करेंसी। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा सर्विसेज पे काम करता है। देखो मैं अपनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बताता, मैंने सुबह एक दिन में जो 2-3 पन्ने लिखे हैं मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। क्यों नहीं बताऊँगा? मैंने पहले कही ये वीडियो मैं अपने लिए बनाता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं बनता। बस उस चीज़ का इतना सा बताऊँगा जिससे आप समझ सकते हो उसमें मैंने लिखी क्या होगी कॉपी में। मनी, जब एक एंटरप्रेन्योर काम करता तो एंटरप्रेन्योर मनी के लिए काम नहीं करता। जो एंटरप्रेन्योर मनी के लिए काम कर रहा है वो बिजनेसमैन है, वो प्रॉफिट देख रहा है। एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट और मनी के लिए काम नहीं करता। एंटरप्रेन्योर काम करता है, सर्विसेज देता है। ये सर्विसेज क्या है? मैं किसी पत्थर को भी, एक एंटरप्रेन्योर की कला ये होती है कि वो एक पत्थर को भी बेच सकता है, एक पत्थर को भी करेंसी के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। वह कभी भी, एक एंटरप्रेन्योर ये नहीं चाहता कि उसे मनी मिले, इंटरनेशनली वेल्थ मिले जिससे वो इंटर कन्वर्स कर पाए। एक एंटरप्रेन्योर चाहता है डेटा। ये डेटा क्या है? माइंडसेट्स और रिसोर्सेज क्या होगी? आपके गुड्स वगैरह, ये सब चीज़ें, फैक्ट्री वगैरह, ठीक है, माना। मेरे लिए कोई डिपेंडेंट नहीं लगती। मेरे लिए मेन वैल्यू डिपेंडेंट करती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो डिफरेंट माइंडसेट्स को स्टडी कर पाए। वे वो जान पाए जो और कोई नहीं जान पा रहा, वह जान पाए जो मानव ही नहीं जान सकता। मतलब समीकरण, इंटीग्रेटेड चीज़ों को वो स्टडी कर ले। दिस इज क्या है? ये एंटरप्राइजेस है। एंटरप्राइजेस मतलब जिसका कोई प्राइस हो ना, बट उसका प्राइस हम तय कर सके। जब हम प्राइस तय करते हैं दैट मीन हम ओरिएंटेट कर रहे हैं। फिर मनी ऑपरेट का मतलब क्या होता है? मैंने जब किसी एफडी से बोल लिया तो मैंने आइडिया के बेसिस पर उसे चला दिया, देन मतलब वो मुझे रिटर्न देने लग गई, ऑपरेटिंग हो गई। मैनेजमेंट क्या हो गया? मैनेजमेंट भी ये हो गया, जब मैंने मनी कमा ली तो मैं उसको एक्सपेंड नहीं करूँ, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा एक्सपेंड करूँगा मेरा खर्चा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। एक्सपेंड टू एक्सपेंडिचर, आपका खर्चा उस बेसिस पर बढ़ेगा। ये ट्रेट नहीं है, ये आपकी बैंक करप्ट होने की ट्रेट है। मैंने बताया ना,
60% पैसा ऐसा रख दो जीवन में जो मरने के बाद ही खुले, और अगर नहीं भी खुला तो आपको कद्दू कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 40% पैसे पे खेलो। मतलब दुनिया देख रही है आप पे $1 ट्रिलियन से, पर दुनिया को ये नहीं पता कि दिस इज़ योर ओनली 40%। 60% आपके मरने के बाद रिवील्ड होगा। या ना 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 ना, इस पे ओनली $1 ट्रिलियन नहीं थे, बल्कि इस पे 60, जब हम 40 और 60 को डिवाइड करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि 40/40 मतलब 1 हो गया, तो 60/40 3/2 ट्रिलियन से इस पे $1.5 ट्रिलियन और है इसमें। टोटल $2.5 ट्रिलियन का मालिक था ये। दुनिया को लिखा है केवल $1 ट्रिलियन। क्या है ये? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर हमेशा से दो चीज़ें करता है, हर एक चीज़ फील्ड में 2 चीज़ें करता है। वह पॉलिटिक्स खेलता है, पॉलिटिक्स। वह ज्योग्राफी नहीं खेलता, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि वो खाली मनी साइकोलॉजी खेलता है, या ऐसा नहीं है कि वो केवल क्या बोलते हैं कैलकुलेशंस पे डिपेंड्स होता है, या स्टेट पे डिपेंड होता है, या क्या बोलते हैं सोसाइटी में जीता है एक बिजनेसमैन की तरह, या वो क्या बोलते हैं एक स्टेट की तरह गवर्न मतलब रूल करता है, रूल एंड रेगुलेशन करता है। नहीं, वो लीडर के काम है और एक बिजनेसमैन के काम है। एंटरप्रेन्योर का काम है ऑपरेट करना। एंटरप्रेन्योर का काम है रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं केवल गवर्न भी करना, मतलब कि चलाना भी, सरकार चलाना भी, और साथ में अपना इकोनॉमिकल बूस्ट रखना भी, इकोनॉमिकल वैल्यू रखना भी। जब आप वैल्यू को मिनिमाइज कर रहे हो, 2 चीज़ें होती है इकोनॉमी में, अवेलेबिलिटी और वैल्यू। अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा वो होती है अत्यधिक, तो वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। मैं रियलिटी बताऊँ, अवेलेबिलिटी कुछ नहीं है। जब आप ओवर हो जाते हो, आपकी कोई लिमिट नहीं है, देन आपकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। क्योंकि अवेलेबिलिटी का मतलब ये है आप उधर आप हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, पर जो हर जगह उपस्थित हो रहा है वही अपॉर्चुनिटी गेन कर जाता है। केवल ये भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू के संग आप अवेलेबिलिटी को ना देखो, वैल्यू के संग आप देखो ओवर को। कि यदि जहाँ ओवर हो रहा होगा, आप ज़्यादा मनी कमा रहे हो, वहाँ आपकी वैल्यू गिर जाएगी। जहाँ आप सब कुछ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ओवर कर रहे हो, देन आपकी वैल्यू कोई बाउंडेड नहीं रहेगी। बट जब आप लिमिट्स पर खेलते हो, लिमिटेड खेलते हो, देन आपकी कोई वैल्यू है। वो व्यक्ति कुछ नहीं है जो लाख लग्जरी में जिया, और जैसे मान लो $1 ट्रिलियन का मालिक है और $1.5 ट्रिलियन उसके निकल गए। दिस इज़ नॉट स्पेशल। स्पेशल वो है जो पूरे समय अपने फैशन पर काम करता रहा, ₹1 नहीं कमाया, लोग उसे गरीब समझ रहे, और उसके नाम पे $1 ट्रिलियन निकल गए मरने के बाद। वाई? क्योंकि उससे किसी का एक्सपेक्ट नहीं थी, क्यों? वो लिमिटेड था, वे ग्रेड नहीं रखता था। लिमिट चीज़ों पे लालच नहीं आता। डेविल्स के 7 रूल्स जो कहते हैं हम, ठीक है, शैतान के 7 वो मानवीय तत्व जो 7 होते हैं हमारे अंदर, आलस वगैरह ये सब चीज़ें, ये सारे के सारे ओवर पे हैं, संतुलन में नहीं है। लालच अगर संतुलन है तो फ़ायदा है। क्यों? वहाँ मुझे एक चीज़ और पता चली, उस जो मैं ज़्यादातर स्वीकार नहीं करता था। स्वीकार इसलिए नहीं करता, जब आपको पैसा मैनेज करना है ना, मेरे अंदर ट्रेड है। मैंने उस दिन भी कही थी जब मैं कह रहा था कि मैं पैसा खर्च करने से पहले एक पल भी नहीं सोचता। फिर मैंने एक बार सोचा, फिर मैंने कहा अपने घर वालों को मना करता हूँ। वो क्यों? देखो, 2 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, एक डर, फियर। जैसे मेरे को फियर है कि मैं कभी समाज में नहीं मिलूँगा। जिस दिन मैं समाज में मिल गया, मैं अपना दमन कर लूँगा। क्यों? मुझे नहीं मिलना, मुझे डिफरेंट करना है। दिस इज माई डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट, कुछ नया, न्यू, यूनिक, बिकॉज आई एम ए साइंटिस्ट टाइप पर्सनैलिटी। ठीक है, मैथमेटिशियन हूँ तो कुछ नया इन्वेंट करना है। ठीक है, लाना है तो ज़्यादा लाना है। कैसे? ये क्या है? ये डिफरेंट को डिनोटेट करता है। आप जब किसी स्किल्स को इस तरीके से मास्टरी कर लो कि आप उससे अंडरस्टैंडिंग कर सको। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, फियर हर एक चीज़ में अपनी लिमिट बना देगा, आप ओवर नहीं जाओगे। जैसे कि मुझे अगर डर लगे कि यार ज़्यादा अमीर बन के भी क्या फ़ायदा, बैंक करप्ट हो जाते हैं, हाई टेक रिस्क ले कभी, तो आप रिस्क कभी लोगे ही नहीं और सेफली खेलोगे।
दूसरी चीज़, आप जब अपने मनी को एक फेयर के बेसिस पर देखोगे तो आपको आपकी मनी की वैल्यू पता चलेगी। दूसरी चीज़, मैं जब मान लो अत्यधिक पैसा कमा लिया लेटर सपोज, अनगिनत, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड है, तो मुझे यही नहीं पता मैं उसका करूँगा क्या। मैं 1 लाख रुपए कमा लूँ कल को, 1 लाख रुपए कमाने के बाद, बहुत छोटी रकम है, 1 लाख रुपए कमाने के बाद मैं सोचूँ मैं 1 लाख का करूँगा क्या। ये तो ये वाली बात होगी ना कि आपको पता ही नहीं, वैल्यू नहीं पता। ठीक है, ये वैल्यू क्यों नहीं पता आपको से 1 लाख का, क्यों, मेरी नीड ही नहीं है। द फर्स्ट चीज़ मैनेजमेंट में ये भी चीज़ आती है, आप अपने आप को संतुलित कर लो, स्वचालित कर लो। आप अपने फैशन पे, मैं अभी ये 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि एंटरप्रेन्योर 2 चीज़ें क्या चाहता है, एंटरप्रेन्योर 2 चीज़ों पे कैसे काम करता है। 3 स्किल मैंने बताई, ओरिएंटेशन, ऑपरेशन, ऑपरेटिव मनी, ऑपरेट द मनी, ओरिएंटेशन ऑफ मनी, ऑपरेशन ऑफ मनी, एंड थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ मनी। ये 3 तरह की मनी को आप कर लो तो आप बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लोगे, अर्न कर लोगे, और कभी भी अपनी मनी लॉस नहीं करोगे, और दुनिया आपको ईर्ष्या से भी नहीं देखेगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इसके पास पैसा है। आप हमेशा ध्यान रखना, देखा उसको जाएगा, उस पर जेलसी रखी जाएगी जिसका दिखता है, जिसका दिख नहीं रहा उस पर थूका जाता है, उसको सिखाया जाता है, उसको वो क्या बोलते, गिराया जाता है, डिमोटिवेट करा जाता है, और जिस पे है, जिसका दिखता है, उसकी पूजा करी जाती है, और पूजा करने वाले की सबसे पहले बलि चढ़ती है। यह हमेशा ध्यान रखना। एक एंटरप्रेन्योर यूँ नहीं है कि बिजनेसमैन की तरह, नहीं मैंने कितनी वो शानो शौकत कमा ली, ये सब चीज़ें नहीं। शानो शौकत कमाओ फैशन पे, और मनी कोई फैशन नहीं है, मनी कोई मैथमेटिक्स नहीं है, मनी कोई इन्वेंशन नहीं है। मनी मैनेजमेंट चाहती है, मनी चाहती है व्यवस्था है, संतुलन चाहती है। जैसे कि अगर कोई लीडर या कोई राजा या रूलर यूँ कहे कि मैं तो अपने राजा का मैं तो अपने सरकार, अपनी जनता का इतना भला कर रहा हूँ, मुझसे बढ़िया राजा कोई नहीं है, मुझसे बड़ा राजा नहीं, मतलब उससे बड़ा अहंकारी कोई नहीं है। क्यों? वह यूँ सोच रहा है दिस इज माई पावर, पर स्टेट पावर नहीं चाहती, स्टेट चाहती है प्रजा का भला। प्रजा क्या चाहती है? हमारा भला। बुद्धिमान व्यक्ति मैनेजमेंट करता है, बुद्धिमान व्यक्ति व्यवस्थित रहना जानता है, स्वचालित रहना जानता है, अपने आप को ओवर ग्रोथ नहीं करना जानता। वह ग्रोथफुल वहाँ तक जानता है कि अगर स्वास्थ्य बेहतर है, अच्छा संतुलन खा रहे हैं तो ठीक है, मोर लालच नहीं जानता वो। वह हथियार बनाने से पहले यूँ सोचता है हथियार का इस्तेमाल कहाँ करूँगा, जितने हैं उतने ठीक है, उससे ओवर पावर। अब मान के चलो अमेरिका ने लेटर सपोज 1000 एटम बम बना दिए, दुनिया में ज़रूरत है सिर्फ 4 या 5 की, तो बाकी तो मनी बेकार ही है, बाकी किस चीज़ के लिए दिखाइए। क्यों? जब इस्तेमाल करने का टाइम पे आएगा लेटर सपोज, तो 1000 कहाँ इस्तेमाल कर देगा, 5 ही तो करेगा। तो क्या है, सिर्फ मोटिव दे रखा है कि तुम जी रहे हो तो बनाते चले जाओ, साइंटिस्टों को कह दिया, रेप्लिकेट पे रेप्लिकेट करते रहो, बेशक उनका यूज़ हो या ना हो, और उसके लिए आप इकोनॉमिकली डाउन भी होगे। क्यों? जब आपको यूरेनियम खरीदना होगा तो आप डरोगे भी, ठीक है, और आपको 1000 का इस्तेमाल करना नहीं है, फिर जितना ओवर पावर्ड होगा तो उसकी क्या बोलते हैं सिक्योरिटी का भी ज़्यादा खर्चा, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जो अमीर है वो बैंकरप्ट होने में सबसे ज़्यादा टेकिंग रिस्क रहता है, क्योंकि वो लग्जरी को देखता है, हर व्यक्ति लग्जरी को देखता है, और ये फ़ायदेमंद है। आप 100 जनों के बीच में एक हो, 99 लोग ऐसे हैं जो लग्जरी को देख रहे हैं, प्रायोरिटी देख रहे हैं, आपके घर वाले, ये सब चीज़ें, ठीक है, थैंक्सफुल। रूलर भी एक ही होता है, लीडर भी एक ही होता है। एक गांव में 2 राजा नहीं होते, एक गांव में बहु राजा नहीं होते, राजा एक ही होता है, ठीक है। तो या आप डिफरेंट हो 99 से, आप अपनी मनी को मैनेज कर लोगे, वो कर लोगे, ठीक है, रूल कर लोगे, ठीक है। लग्जरी सब पा रहे हैं, आपको पाना, आप क्यों पाओ?
वो लग्जरी के चक्कर में तो पीछे हैं। यदि वो लग्जरी को छोड़ दे तो रियल पावर तो उनके पास आ जाए। व्हाट इज़ द पावर? पावर ये है जब मैं अपना निर्णय ले रहा हूँ तो मेरे निर्णय को कोई बदल ना सके। दिस इज़ द पावर। जब मैं कोई रूल एक्ट कर रहा हूँ तो रूल का मतलब यह है वो लागू होना चाहिए, उस पर कोई एक्सक्यूज़ ना उठाए। दिस इज़ द पावर। तो पहले मैं भी सोचता था यार सेफली मनी सेफली मनी सेफली मनी, फिर भी मैं अपनी बातों पर टिका रहता था कि हाँ सेफली मनी खेलना ही सबसे बेहतर है। गैमलिंग कर रहा हूँ तो गैमलिंग भी उन्हीं पैसों पे करूँगा जो पैसे मुझे चाहिए नहीं। मैंने काम पे सबसे बढ़िया चीज़ ये देखी जब मैंने आसपास के लोग देखे कि 100 रुपये 500 रुपये अपने यूँ ही उड़ा दे रहे खाने पीने में, तो मैंने वहाँ से सबसे बड़ी स्किल ये सीखी जो मेरे लिए वॉन्डर स्किल थी, जो सबसे बड़ी थी, जो मुझे कोई नहीं दे सकता था। वो स्किल ये थी 100-500 रुपये मैं भी उड़ा सकता हूँ। क्यों? जब वो खाने पीने के बाद सोच नहीं रहे कि वो पैसे हमारे जा कहाँ रहे हैं, तो मैं क्यों सोचूं? या मुझ में कंजूसी है, बट मुझ में कंजूसी है गंदा खाने में, मुझ में कंजूसी है लग्जरियस लाइफ जीने में, मुझ में कंजूसी है अच्छे कपड़े पहनने में, मुझ में कंजूसी है अच्छा दिखने में, मुझ में कंजूसी है अपने ऊपर लगाने में, मुझ में कंजूसी है हर एक चीज़ में, मानवीय तत्वों में, मुझ में सब में कंजूसी है। बट जहाँ बात आती है मनी को ऑपरेट करने की, जहाँ मानी जाती है मनी को ओरिएंटेट करने की, जहाँ बात आती है मनी को मैनेजमेंट करने की, मैं पैसा लगाने से पहले एक पल भी नहीं सोचता, रिस्क ले लेता हूँ। फुली नहीं, उतना जिसका मुझे लॉस का डर नहीं है। मैंने बताया ना सिंपल सबसे बढ़िया रास्ता, मलाई चाप खाने का मन करा 500 रुपये की, मैंने कहा यार अभी नहीं खाऊंगा। कंजूसी, दिस इज योर कंजूसी। ठीक है, मुझे डर लगा। क्यों? मुझे फियर था यार मलाई चाप खाने के बाद मेरे पे 1 रुपया भी नहीं बचेगा, उसका फियर था। बट मैंने एक 2 ETF खरीद लिए 500 रुपये में, सॉरी 1 ETF खरीद लिया 200 रुपये का, 1 ETF खरीद लिया 200 रुपये का हैं, और क्या बोलते हैं 1 ETF खरीद लिया, और दूसरा मैंने कर लिया क्या बोलते हैं और 3 बार मैंने गैम्बलिंग खेल ली 100 रुपये की। ठीक है, ऐसे करके मैंने 30 दिन में खेल लिया। एक गैम्बलिंग के विनिंग में मुझे 35 मिलते हैं, मेरी एक प्रोबेबिलिटी लग गई। मुझे डर का कोई लॉस नहीं था, मेरे को 1 रुपये का लॉस नहीं हुआ, मतलब ये समझ लो। मैंने 35 गुना जीत लिया, कोई बात नहीं। मैनेजमेंट हूँ मैं, मैनेज व्यक्ति हूँ मैं इससे वो लालच में नहीं आऊँगा, लग्जरीज में नहीं आऊँगा क्या मैं वो। अब देखो यहीं पे मैं फियर क्यों कह रहा कि मुझे फियर है। मेरे पे जैसे ही 30 गुना पैसा आ गया, 35 गुना पैसा आ गया, 35 गुना पैसा आ गया। अब उस 35 गुना पैसे में मैं बहुत सारी मलाई चाप खा सकता हूँ, पर मुझे डर था यार मैं मलाई चाप नहीं खा रहा, मेरा मन नहीं है। और मुझे डर था यार अब मैं दोबारा नहीं लगा रहा गैम्बलिंग में सारा पैसा, मैं अब इसमें से 60% पैसा पहले जोड़ दे रहा हूँ अपने आने वाली लाइफ के लिए। ठीक है, डिपॉजिट कर दे रहा हूँ, जिसके बेस पर मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, और बाकी जो 40% पैसा है उसको ETF की बॉन्ड में डाल, ETF के फॉर्म में डाल देता हूँ, एक कंपनी में ऑर्गेनाइज करा देता हूँ। बस मुझे फियर था कि मैंने 35 गुना पैसा कमा लिया, मुझे फियर था कि अब मैं दोबारा नहीं लगा दूँ गैम्बलिंग में, मुझे फियर था, तभी मैंने अपना पैसा यूटिलाइज कर लिया बेस्ट स्किल्स द्वारा। दिस इज़ माई फियर। ये होता है एक रिच माइंडसेट, एक लग्जरियस माइंडसेट, और होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 100 में से 99 लोग लग्जरियस लाइफ जीने वाले होने चाहिए, तभी वो गरीब मरेंगे और हम अमीर बनेंगे। एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हमेशा ये सोचता है 99 अगर गरीब मर रहे हैं उनकी किस्मत है। वो किस्मत क्या है? किस्मत हम लिख रहे हैं, जो हमें पता है उनकी ट्रेट ये है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाले जिन्होंने ग्रुप्स में एक मैथमेटिशियन नहीं उठाता कि भाई ये देखो ये पैटर्न मैं दे रहा हूँ, ये मानव के मस्तिष्क को समझा जा सकता है या समझा जा सकता है, ट्रेड्स है, बट कई जगह ट्रेड्स फॉल्स करेगी, एरर्स करेगी, वो मैं बता देता हूँ। जब कुछ न्यू सर्कमस्टेंसेस बिल्ड होएंगे, कुछ न्यू सर्कमस्टेंसेस अनप्रिडिक्ट होएंगे, देन वो न्यूरो सिस्टम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि न्यूरो सिस्टम की रीवायरिंग हो सकती है। आपने पैटर्न रिकॉग्नाइज करा एक ह्यूमन माइंड का, बट गलती से कोई मिस वेरिएबिलिटी या कोई इवेंट के कारण, कोई ऐसे इवेंट के कारण जिसे हम कह सकते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया माँ बाप का, और बच्चे के दिमाग में कुछ वो होगी, मिस वेरिएबिलिटी होगी,
उसके बाद जो रिवायरिंग बनेगी वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो कोई नेक्स्ट स्पीसीज है। वो नेक्स्ट स्पीसीज क्या है? वो नेक्स्ट स्पीसीज दैट मीन आपकी मनी, वो सॉरी आपका माइंड की रिवायरिंग, आपके न्यूरल ट्रांसमीटर अलग तरीके से बिल्ट हो गए। अब आप इंसान नहीं हो, आप एक न्यू स्पीसीज हो। ये समझ लो, एक जानवर के मस्तिष्क में मानव का मस्तिष्क आ गया तो वो मानव नहीं कहलाएगा, ह्यूमन नहीं कहलाएगा, न्यू स्पीसीज कहलाएगा। ठीक है, कैटेगराइज बाइज वो ह्यूमन भी और वो एनिमल भी कहलाएगा, बट स्पीसीज बाइज न्यू फॉर्म। यहाँ अब आप उसका नया पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। हर एक चीज़ पैटर्न बदलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं। पैटर्न इज नॉट मतलब पैटर्न इज ऑलमोस्ट एबेंडेंट। पैटर्न हर जगह फैला होता है, सिमिलर रहता है। क्यों? हर किसी का एक्सीडेंट नहीं हो रहा, हर किसी का इवेंट घट नहीं रहा, बाकी सब सेम ट्रेड। एक नॉर्मल ह्यूमन को आप सुपर कंप्यूटर से हरा सकते हो, बट एक सुपर इंटेलिजेंट पर्सन को आप सुपर कंप्यूटर से नहीं हरा सकते, बिकॉज वो नई रचनाएं कर रहा है बिन ऑब्जर्वेशन के। एक नॉर्मल पर्सन किसी चीज़ को परस्यू कर रहा है ऑब्जर्व करके, बट एक सुपर इंटेलिजेंट पर्सन या न्यू स्पीसीज परस्यू कर रही है ओनली अपनी इमेजिनेशन से। और जब इमेजिनेशन की बात आती है दैट मीन सुपर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस पे चलता है 0 1, और उसके 0 और 1 कुछ अलग बीट्स पे चल रहे हैं। मैं कहता हूँ 0 1, अभी मैं तीसरा बिट कोड भी बता देता हूँ। वैसे 5 टाइप्स ऑफ बिट कोड्स होते हैं, बिट कोड्स भी हम कहते हैं 0 1 ट्रू इल्यूजन्स। ठीक है, मैं एक और कहता हूँ मिस वेरिएबल ऑफ जीरो। मिस वेरिएबल ऑफ जीरो, मिस वेरिएबल ऑफ जीरो का मतलब यह है, देखो मैं यहाँ पे 4 कहूँगा इनक्लोज। क्यों? नॉर्मल लैंग्वेज में हम मिस वेरिएबल ऑफ जीरो को दो तरह के जीरो समझेंगे। एक तो हो गया ट्रू, एक हो गया फॉल्स। थर्ड जो हम हर एक ह्यूमन समझ सकता है इजीली कि ट्रू फॉल्स की दोनों कंडीशन एक ही साथ। ठीक है, ट्रू फॉल्स की दोनों कंडीशन एक ही साथ। चौथे तरह का बिट कोड वो बिट कोड हो गया, चौथे तरह का बिट कोड वो बिट कोड हो गया जो कि ये डिफाइन करता है कि सिस्टम में कोई चीज़ ऑपरेट हुई है या नहीं। जैसे कि मान के चलो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर की पूछ। न्यूरोट्रांसमीटर ने सिग्नल दिया ट्रू, न्यूरोट्रांसमीटर ने सिग्नल नहीं दिया फॉल्स, अपने आगे वाले न्यूरॉन को न्यूरोट्रांसमीटर ने दिया नहीं दिया, बस उसकी टेल हिली, दिस इज अ मिस वेरिएबल। मतलब कि गया है या नहीं गया हमें नहीं पता। अगर आगे मान के चलो उसने इन्फॉर्मेशन भेजी, बट वो इन्फॉर्मेशन आगे जाकर आगे वाले में कैंसिल आउट हो गई, आगे वाले में कैंसिल आउट हो गई। डेट मीन उसने दिया था बट उसकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, मतलब एक ही टाइम पे दोनों कैचअप कर रहे हैं। दिस इज द बिट कोड ऑफ मिस वेरिएबल जीरो। ठीक है, फोर्थ जीरो वो हो गया जीरो। अब मैं जीरो ही क्यों कह रहा हूँ? और बात, जीरो का मतलब है ऐसी चीज़ जो इस दुनिया की नहीं है। फोर्थ तरह का जीरो ही हो गया। देखो मैंने बता दिया, पहला सिग्नल गया आगे भी ट्रांसफर करा, न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स ट्रांसफर करा, ट्रू, हमें कहीं डिटेक्टर में मिल गया, हमारे कंप्यूटर में सिग्नल कर गया। दूसरे में क्या हुआ? इस वाले में भी वायरिंग लगा रखी है, आगे वाले न्यूरॉन पे भी ट्रांसफर। तो मैं देख रहा हूँ कि न्यूरोपाथ द्वारा न्यूरॉन्स के द्वारा सिग्नल्स जा रहा है या नहीं जा रहा केमिकली द्वारा। दूसरी बार में क्या हुआ? किया ही नहीं, क्यों? ये न्यूरॉन ऑफ था, मैंने इधर ट्रिगर ही नहीं करा था। देन ये फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब कि फॉल्स स्टेटमेंट। तीसरी बार मैंने करा कि यहाँ से भेजा तो सही, बट बीच में कमी होने के कारण आगे ही नहीं गया, तो यहाँ से तो ट्रू था पर आंसर वहाँ से नहीं मिला। डेट मीन ये ट्रू फॉल्स दोनों है, मिस वेरिएबल है। चौथा जीरो वो हो गया जीरो कि इधर से कोड गया है पर न्यू पैटर्न के साथ गया है। न्यू पैटर्न के साथ वो कोड उसमें आगे वाले न्यूरॉन में, मान लो ये न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2, न्यूरॉन 3, न्यूरॉन 4 पे मैं चेकअप कर रहा हूँ। तो न्यूरॉन 1 से एक नए तरह का पैटर्न गया, क्या गया? हुआ क्या? एकदम में शॉर्ट सर्किट हुआ और ये एकदम में गलत तरीके से बिहेव करने लग गया। ये न्यूरॉन, इस न्यूरॉन से सिग्नल गया, वो सिग्नल इतना न्यू था कि ना तो इसने रिकॉग्नाइज करा ना इसने, बस इसने आगे भेज दिया। फोर्थ में वो कैचअप हुआ बट चेंज बिहेवियर के साथ।
ये जो चेंज बिहेवियर आया, ट्रू का ही जीरो है, जीरो ऑफ ट्रू है, रियलिटी है, बट एक नई रियलिटी का कारण बन गया। पैटर्न मतलब कि सिग्नल, सिग्नल बदल सकते हैं, सिग्नल टूट सकते हैं, सिग्नल बिखर सकते हैं। दिस इज़ द इंटेंगलॉन्ट। ये है इंटेंगलॉन्ट स्टेटमेंट, जहाँ स्टेट्स चेंज हो जाती है टाइम और बिहेवियर के संग। इंटेंगलॉन्ट कह रहा हूँ मैं, इंटेंगलमेंट के बेस पर ही कह रहा हूँ। मेरे दिमाग में इंटेंगलमेंट आया, पर मैंने कहा इंटेंगलमेंट अलग होता है, इंटेंगलॉन्ट कह दिया मैंने फिर उस चीज़ को। ठीक है, ये तरीके का आपका बिट कोड हो गया, जो मैंने सिंपली बेसिस पर समझा दिया। मनी ओरिएंटेशन में ये बात है कि जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मैंने ये समझा, ठीक है भाई एंटरप्रेन्योर ये, तो एंटरप्रेन्योर दो चीज़ें चाहता है। एंटरप्रेन्योर डरता है और कंजूस भी है। वह कंजूस भी है, डरता भी है, और जिसके बेसिस पर एक एंटरप्रेन्योर दो चीज़ें करता है, वे कभी भी अपने मनी को रिवील नहीं करता कि उस पर मनी है। वह कभी भी लग्जरियस लाइफ नहीं जीता। बट एक एंटरप्रेन्योर ओनली अपनी एंटरप्राइजेस पे डिपेंड नहीं होता। एंटरप्रेन्योर कुछ अलग डिफरेंट कर रहा होता है। अलग डिफरेंट मतलब दुनिया सोच रही होती है ये एक क्या बोलते हैं, इन्वेंटर है। ठीक है, इन्वेंटर है। दुनिया सोच रही होती है ये एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है अपना। ठीक है, एक किराने की दुकान पे काम कर रहा है एक एंटरप्रेन्योर। ठीक है, साइड बाय साइड वो अपना मनी इन्वेस्ट कर रहा होता है कंपाउंडिंग द्वारा, जो उसको बहुत कुछ देती है। ठीक है, अब वो यही लक क्रिएट कर देता। लक का मतलब क्या है, लक का और किस्मत का मतलब क्या है? किस्मत का मतलब ये है जब वो अपनी मनी कंपाउंडिंग में इन्वेस्ट कर देता तो उसे नहीं पता यार मरने के बाद मिलने की है, मरने के बाद मैं भी नहीं देख रहा अपनी मनी। मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। अगर नहीं भी मिली तो मुझे कोई कहने वाला नहीं होगा, तुम्हारा नाम नहीं हुआ, और अगर मिल गई तो सब कहने वाले ही होंगे, पर मैं वहाँ नहीं होऊंगा। ठीक है, ये वाली बात है। तो ये मैंने लक पे डिपेंड छोड़ दिया। जब लक पे डिपेंड छोड़ दिया तो मेरे को कद्दू कद्दू कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिस्ट्रॉय हो या मुझे इन्फिनाइट अमेजिंग रिटर्न दे। अमेजिंग रिटर्न दिया तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में मैं अपने ही नाम चर्चा पढ़ रहा हूँगा, ओ माई गॉड दिस इज़ अ बिलियनर एंड ट्रिलियनर। एक व्यक्ति ऐसा भी अपन पता, और पता चली अगले जन्म में फिर मैं ये सोच रहा हूँ वाह मैं इसकी तरह बनूंगा, भला अपनी तरह ही बनूंगा। क्या है ये? दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ इवेंट जो मैंने क्रिएट करा। इवेंट के बेस पर ही आपका लक डिसाइड होएगा कि आप क्या बनोगे। लक का मतलब ये है ऐसी चीज़ जो अनप्रिडिक्टेबल है। पर अनप्रिडिक्टेबिलिटी में जैसे कोई ग्राफ है, आपको लग रहा है पे ग्राफ जीत रहा हूँ जीत रहा हूँ जीत रहा हूँ जीत रहा हूँ जीत रहा हूँ, क्या पता वो पॉइंट ऐसा ही हो जब आप गिर जाओ। आप कितनी भी स्ट्रैटेजी लगाओ, स्ट्रैटेजी बदल गई। दिस इज अनप्रिडिक्ट। या आपका माइंड सेट भी ऐसी। मैंने कही दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक चेंज वो जो धीरे 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 होता है, धीरे धीरे हर कोई स्टडी कर सकता है, दिस इज अ पैटर्न। एक वो जो सडन चेंज होता है कुछ ना कुछ बदलाव के कारण, कोई इवेंट के कारण। ठीक है, ये इवेंट क्या होता है? चाल होती है, कुछ ना कुछ निरंतर पनपता है, कोई ना कोई नमूना टपकता है, वो वाली चीज़। 99 में भी 99 लोग ऐसे हैं जो लग्जरीज लाइफ जीना पसंद करते हैं। एक ऐसा होता है जो रूल करना जानता है, जो राजा बनना जानता है, जो मैनेजमेंट जानता है। द स्किल ऑफ ये नहीं कि आप कितनी मनी कमा ले रहे हो, कितनी मनी पे खेल रहे हो, कितनी मनी बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ मनी कमा रहे हो आप। डिपेंड्स आप पे ये करता है आप मैनेज कैसे कर रहे हो मनी को, आप इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो मनी को, आप ओरिएंटेट कैसे कर रहे हो मनी को, आप ऑपरेटिंग कैसे कर रहे हो मनी को, आप ओवरऑल मनी को स्थगित कैसे कर रहे हो। मनी को आप अपने पास इस तरीके से रख रहे हो कि वो मनी जाए ही ना। एक सिंपल ह्यूमन सोचेगा कि कोई बात नहीं वो अमीर बन गया कोई दिक्कत नहीं, जेलसी करेगा, जेलसी करेगा। ठीक है, जेलसी करेगा कि देखो उसकी लग्जरियस लाइफ है, वो कितना ही जोड़ लेगा, 1 लाख जोड़ लेगा, $1 ट्रिलियन जोड़ लेगा, या $100 ट्रिलियन जोड़ लेगा। बट एक एंटरप्रेन्योर को आप क्या जेलस करोगे जब उसके पास कुछ दिख ही नहीं रहा। उसके पास कुछ है पर वो चुपचाप इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट उसके मरने के बाद दिखेगी, और तब आप उसको जेलस नहीं करोगे वो कितना, क्योंकि वो जोड़ चुका है। बाकी सब जोड़ रहे होते हैं जिंदगी भर। तो एक एंटरप्रेन्योर भी हमेशा ही लगाता है यार बिल गेट्स ये सब चीज़ें इनकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो है, ज़्यादा 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन, वो ये 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन ऐसे ही क्यों कह रहा है? बिकॉज उसके लिए वो कुछ नहीं है। क्यों? वो जानता है, उसे पता है कंपाउंडिंग की पावर क्या है, कंपाउंडिंग इससे भी ज़्यादा दे देगी।
बस ये है आप किस जगह कंपाउंडिंग कर रहे हो। कंपाउंडिंग इस चीज़ पे निर्भर नहीं करती कि आप कहाँ कर रहे हो, इसी को लक भी कह रहे थे, अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता है, देन एक्ट करता है। वो कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये नहीं कि एक ही कैलकुलेशन पे चलेगा। उसे पता है ग्राफ इज वो लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, ग्राफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। तो ग्राफ और लाइफ मैथमेटिक्स पे नहीं चलती या साइकोलॉजी पे चलती है, बट साइकोलॉजी भी पैटर्न्स पे चलती है। और उसे पता है कहीं ना कहीं लूपोस ऐसे होते हैं जो अनप्रिडिक्ट होते हैं। तो उन अनप्रिडिक्ट के लिए क्या है, बेहतर ये है आप उसी टाइम पे नई टेक्निक्स बना लो। दिस इज योर प्रिडिक्टेबल। यदि आपका दिमाग है तो आप मनी कमाओगे। पहली बात मैं बता दूँ, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ द सक्सेस। एंड देन आप अगर 400 कंपनियों में 400 स्टॉक्स अपने हारते हो और अगर 1 या 10 भी जीतते हो, वो 10 आपको बढ़ा देंगे। मतलब टेली इवेंट्स पे, ये भी मैंने वहीं से सीखी साइकोलॉजी ऑफ मनी वाली समराइज से, टेली इवेंट्स के बाद बेसिस पर। तो बात तो ये दोनों चीज़ हो गई कि अनप्रिडिक्टेबल तो होता है। एक और चीज़, मैं ETFs पे ज़्यादा क्यों भरोसा रखता हूँ और स्टॉक्स पे ज़्यादा क्यों भरोसा रखता हूँ, बिकॉज ये है स्टॉक्स ऊपर नीचे बहुत जल्दी होते हैं, मनी रिटर्न देते हैं, बट मेरा मानना ETFs पे है। ETF क्योंकि ETF कंपाउंडिंग कर लेते हैं मनी को। जब आप ETF पे पैसा जोड़ते हो तो ETF पे आप लॉन्ग टर्मली जोड़ोगे, क्योंकि आपको पता है रिटर्न नहीं देगा वो कम में, बिल्कुल भी नहीं देगा, नेगलेक्टेड रिटर्न देगा आपको। बट जब आप लॉन्ग टर्म नहीं जोड़ते हो ETF आप लाइफ टाइम खेल सकते हो। लाइफ टाइम का मतलब ये है आप अपनी ज़िंदगी के बाद भी अगर यूँ कहोगे ना कि मैं मर भी गया तो कोई वो दिक्कत नहीं, तो आपके मरने के बाद जब वो ETF खुलेगा ना तो उसकी वैल्यू कुछ अलग ही अनडिफाइंड होगी, क्यों, वो उस सभा के हिसाब से स्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी भी खेलते हो। वहीं आप स्टॉक्स की बात करें तो मान के चलो आपने एक स्टॉक खरीदा 1950 में, लेट अस सपोज आपने एक स्टॉक खरीदा 1950 में, और वो स्टॉक आपका 1950 में आपने खरीदा, 1970 में वो स्टॉक की कोई वैल्यू बस नॉर्मली वो गिर गई, पैनी हो गया, तो आपने उसको छोड़ दिया। 1990 में आपकी होगी मौत, ठीक है, और 2000 में, सन 2000 में वो स्टॉक आसमान को छूने लग गया। बट उस टाइम आपके बच्चों को पता ही नहीं थी कि आपने कोई ETF वगैरह खरीद रखा है, परचेस कर रखा है। सन 2010 में वो ETF वापस आया। अब वहाँ पे 3 सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं। जब आपके बच्चों को पता चल गया 2010 पे, यदि वो ETF का दाम और बढ़ गया तो आपके बच्चों के बल्ले बल्ले। यदि वो ETF का टाइम ग्राफ 2010 में गिर गया तो आपके बच्चे कहेंगे है यार पेनी स्टॉक था, अगर ठीक है उनको कुछ फ़ायदा नहीं। पर यदि आपके बच्चे आपकी तरह समझदार हो गए तो 2010 की जगह उसे वो तब खोलेंगे उसे जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब 2020 में। मान के चलो अब यहाँ पे मैं इन्फ्लेशन को भी डिनोटेड कर देता हूँ। 3 केसेस बता दी, वीडियो का सबसे बढ़िया फ़ायदा यही है कि वीडियो में एक एक पार्ट आपका रिकॉर्ड होगा। लिखने के टाइम पे तो आप कहोगे यार मैं आगे नहीं जा सकता, अब आगे जा सकता हूँ। 2020 में जब उन्होंने बेचा, ठीक है, तो उनकी इन्फ्लेशन और हमारी इन्फ्लेशन में क्या फ़र्क है 1950 वालों में। 1950 वालों में ये था कि मान के चलो कोई चीज़ जो 1 लाख रुपए की थी वो 2020 में जाके हो गई कुल मिला के 1000 रुपये की, इन्फ्लेशन के कारण। क्यों, रेट बदल गए, प्राइसेस का सिर्फ दिखावा सेम था कि देखो ये 10 रुपये का कॉइन है, ठीक है, और उस टाइम पे वो 1000 रुपये की पत्ती होगी। कहने को 10 रुपये के कॉइन से हम जो आज उस टाइम पर 1000 रुपये की चीज़ खरीद सकते थे, जैसे आज 2020 में हम 1000 रुपये की मान के चलो एक डेस्क टेबल खरीद सकते हैं, कंप्यूटर टेबल खरीद सकते हैं, तो 1950 में भी हम 10 रुपीज़ में एक कंप्यूटर टेबल खरीद सकते थे सेम। बट दिखने को क्या हो गया, इन्फ्लेशन के बेसिस पर वो देखने को, केवल देखने के पर्सपेक्टिव पे वो 10 रुपये 1000 बढ़ा है। टाइम लाइन भी इधर चेंज हो गई। अगर वही 10 रुपये का सिक्का हम 2020 में जाके बेचे तो वो 10 रुपये की वैल्यू देगा उस समय, और उस 10 रुपये में क्या आएगा, एक कुरकुरे का पैकेट, ठीक है, एक कुरकुरे का मात्र पैकेट। पर वही 10 रुपये 1950 में सब कुछ दे देगा।
क्यों? सिर्फ देखने का पर्सपेक्टिव है कि हाँ ये 10 रुपये वो है, वेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया। मान लो हमने 1 लाख रुपये लगा के 10 लाख कमा लिए, तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, इन्फ्लेशन के कारण वो 1000 से 10,000 हो जाएंगे और 10,000 पे हम वो, बट जब आप इन्फ्लेशन के संग कंपाउंडिंग जोड़ोगे एंड देन टाइम लाइन चेंज होगी, तो उस समय में वो आपको, देखो जो चीज़ आप 10 लाख रुपए में, मान के चलो 10 लाख रुपए में 1950 में आप 10,000 गज ज़मीनें खरीद सकते थे, ऐसी जगह पे जैसे यमुना विहार जैसी हाई टाइट जगह पे, जैसे कलकत्ता, नोएडा ऐसे सेक्टर्स में, ठीक है। आप बिलियंस ट्रिलियंस के रूप उसमें आते हैं, लेवल पे आते हैं, सबसे अमीर लोगों पे आते हैं। तो या 2020 में आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे वैल्यू सर, आपको मिलेगी 1,000 मिलियंस डॉलर्स। रूप ही बदला है, और वो 1,000 मिलियंस कितने रुपए बराबर है 1950 के बेसिस पर? सिर्फ 10 लाख रुपीज़। बट वो 10 लाख रुपीज़ 1950 में जितना कुछ दे रहे हैं, वही 2020 में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपको मालिक बना दे रहे हैं, मल्टी मिलियनर्स का। क्या है ये? दिस इज़ द वे, स्टॉक्स का ये। बट आपके बच्चों में बुद्धि होनी चाहिए, ये अनप्रिडिक्ट है। ये तो मैंने सिंपल बताने के लिए 10 साल इन सब चीज़ों का गैप ले लिया, उनको पेशेंस वगैरह होना चाहिए। और ETF में, ETF इतना नहीं देगा, बट ETF उतना देगा कि माना कि 1 लाख का 10 लाख ना दे, पर 1 लाख का 1.5 लाख दे देगा। तो भी जैसे मैंने बताया ये सारी चीज़ें, ये एक सिंपल एग्जांपल, स्टॉक्स में बढ़ता रहता है, पर ETF आपको 1.5 लाख दे देता, और वो 1.5 लाख की वैल्यू उस टाइम पे 1.5 लाख के बेसिस पर ही कंडक्टेड होती। क्या है? मैनेजमेंट। ETF को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि ETF आपको इतनी जल्दी लॉस नहीं देता, सेविंग देता है कंपाउंडिंग के बेसिस पर, बेटर है। सेफली खेलना बुराई नहीं है, एक गुण है कि आप लग्जरीज को वो करते हो, क्या बोलते हैं, दूर पास अवे करते हो, कि लग्जरी नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए मनी ओरिएंटेड। तो एक एंटरप्रेन्योर 2 चीज़ें करता है, पहले तो अपनी ये चीज़ें कर लेता है, वह कभी भी लग्जरीज में दिखावा नहीं करता, वह अपने पैसे को इस तरीके से मैनेज करता है जो उसके काम आए, ओरिएंटेड करता है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर काम आए। कल को उसे कोई प्रोजेक्ट करना अपना लाइफ टाइम, तो उस पर वो उसको इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। एक फिलोसोफर और एक एंटरप्रेन्योर कभी भूखे नहीं मरते, बिकॉज फिलोसोफर्स के पास भी यही होता है, दिमाग, मल्टी बिलियनर रिच ब्रेन होता है। वे अपने पास इतना छोड़ के जाते हैं कि उनके बच्चे आराम से खाते हैं, यदि उनमें दिमाग में मैनेजमेंट की है, वरना कितनी भी मनी कमा लो आप मैनेज नहीं कर सकते। जैसे ही लग्जरीज करने लग जाओगे, क्योंकि लग्जरीज का ग्रोथ भी ऐसे होता है जैसे एक्सपोनेंशियली होता है, आप जितनी जल्दी ऊंचाई पर पहुँचते हो ना, चीज़ें उतनी जल्दी गिरती भी हैं। आप पे 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, आप एक कार खरीद लेते हो सिंपल सी, जो आ गई 5-6 लाख में, ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ता। बट रियलिटी में जब आप पे 100 करोड़ है ना, तो आप 5-6 लाख की कार नहीं खरीदते, आप 15-20 करोड़ की रोल्स रॉयस खरीदते हो। क्या है ये? लग्जरी। आप 10,000 का मोबाइल नहीं खरीदते, आप 3-4-5 लाख का आईफोन खरीदते हो। आप 150 रुपये के कपड़े नहीं पहनते, आप लाखों अरबों रुपए के कपड़े पहनते हो। साथ आप अपने पैसे को इतनी, क्योंकि लोग पैसा खोजने को लगे पड़े हैं, लोग पैसा खोजते हैं, व्यापार में एक जेब से लेते, देखो खर्च कर, लोग क्या है, पैसे को जितनी जल्दी उड़ाते हैं ना। दिल्ली में सबसे बड़ी गंदी चीज़ क्या है, लोग पैसा कमा रहे, ग्राहक से गलत तरीके से पैसा लूटेंगे, हराम का खाएंगे पूतने के। मतलब उनको कोई कहना कि भाई मैं तुम्हें 500 रुपये फालतू दे रहा, तो वो चुपचाप रख लेंगे, चोरी करने वाला काम, मेहनत का नहीं खाते, हराम का खाते, फिर उनका हराम का निकलता भी है।
वो जाते हैं फटाफट खर्च करने से पहले एक पल भी नहीं सोचते, खर्च कर दिया, तो वो साइकिल रिवर्स हो जाती है। ठीक है, बैलेंस है सिस्टम तो अपने आप, इकोनॉमी भी अपने आप में बैलेंस्ड है। तो एक जेब से जाती है दूसरी जेब में चले जाती है, ये होता है हराम का। मेहनत के पैसे में ये होता है कि मेहनत का पैसा हमेशा पूरे में रिस्क नहीं खेलता अपने, उसे फियर होता है, डर होता है खोने का, साथ में वो कंजूस होता है, तो वो कुछ ही पैसे में रिस्क लेता है और कुछ पैसा उसका ही सब कुछ बढ़ाता है। हमेशा ध्यान रखना, आपकी ग्रोथ, आपका 80% डिसिप्लिन नहीं कर रहा, आपका ग्रोथ आपका माइंडसेट करता है। हम ह्यूमन अपनी बॉडी के कारण नहीं कहलाते कि हमारी बॉडी और शेप इस तरीके की है, हम ह्यूमन हमारी इंटेलिजेंस के कारण कहलाते हैं। और हमारी इंटेलिजेंस ओनली हमारे बॉडी का 1% भाग भी नहीं है, 1% भाग भी हमारी इंटेलिजेंस नहीं है। पर उसी कॉन्शियसनेस के बेसिस पर हमने समाज, हमने सब चीज़ें बिल्ड कर रखी हैं। बिकॉज आई एम द ह्यूमन, वी आर द ह्यूमन, आर ह्यूमन, हम सब ह्यूमन हैं। क्यों? इसलिए हमने रूल कर रखा है। तो एंटरप्रेन्योर भी यही है, मनी साइड, फिर उसका मेन गोल होता है, मेन मोटिव होता है कैसे वो अपना गोल ढूंढता है। गोल मतलब जैसे मुझे है, यदि मैं सोचूं रोनाल्ड रीड की तरह मैं भी मैकेनिक का काम कर लूँ, पर मेरा मैकेनिक में मन ही नहीं है, तो क्या मैं मैकेनिक्स में वो कहूँगा? मेरा तो मन है पढ़ने में। ठीक है, पढ़ने में क्या मुझे पढ़ाई पैसा दे देगी? ना, ये मुझे स्वचालित जीने के लिए नहीं देगी। तो फिर मेरी हॉबी किस में? मेरी हॉबी भी दूसरी है, टीचिंग में, पढ़ाने में। तो यही है, मैं अपनी जॉब कैसे ना कैसे करके किसी न किसी बेसिस पर फिलोसफी, जॉब्स या राइटिंग, इन चीज़ों में लिख लूँगा और लोगों को दिखा दूँगा, ओरिएंटेट कर दूँगा, तो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। मेरा वहाँ से जीवन शैली चलती रहेगी और साइड के साइड एंटरप्राइजेस होते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट होती चली जाएगी। जिस दिन मुझे लगा कि मेरे को अपना 40% लगाना है अपने इन्वेंशन पे, कोई इन्वेंट कर रहा हूँ कोई चीज़, जैसे कंप्यूटर थ्योरीज लिखी, तो थ्योरीज पे फिर मैंने लोगों को हायर करा एक स्पेशल वर्क ब्रोकर्स की तरह, और उन ब्रोकर्स से काम करवा के अपना एक मन चाही प्रोडक्ट वो कंप्लीट करें। तो आई बिल्ट एन कंपनी लाइक जैसे एप्पल, स्टीव जॉब ने जैसे बिल्ड करी, वैसे मैं भी बिल्ड कर सकता हूँ। लोग पैसे पे काम करते हैं, क्यों? पैसा उनकी डिज़ायर्स कंप्लीट करता है। हमेशा लोग ओनरशिप चाहते हैं, क्यों? उन्हें पैसा मिलता है, लग्जरीज मिलती हैं, तो उनको लग्जरीज दो। लग्जरीज कहाँ से आएगी? आपकी इन्वेस्टमेंट से, और आप अपनी जो माइंड, क्योंकि उन्हें 90% पे खुश रहने दो, उन्हें 90% चलाना है ना, 90% चलाए, हम अपना 10% से उन पर रूल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जब भी कोई मेरे द्वारा रची हुई कंपनी का नाम लिया जाएगा तो उसमें नाम मेरा लिया जाएगा, उन वर्कर्स का नहीं। बेशक काम मैंने उनसे करवाया है सब कुछ, बट नाम ओनली मेरा होगा। क्यों? मेरी इन्वेस्टमेंट भी है जो मैंने उन पर फूकी है, साथ में मेरी थ्योरीज भी, मेरा माइंडसेट, मेरा फैशन भी उन पे है। पैसन, अपने फैशन पे काम करो। आप अपने पैसन को ओरिएंटेट कर लो, ओरिएंटेट करने के बाद उसे ऑपरेट कर दो, ऑपरेट करने के बाद उसे मैनेज कर लो, देन दिस इज योर करेंसी। आपका पैसन योर करेंसी है आपकी। मैंने कहा ना, आप एक पत्थर को भी, एक एंटरप्रेन्योर पे कला होती है कि वो एक पत्थर को भी करेंसी बना सकता है।